हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एजुकेशन दी ओनली वेपन। तो आज की वीडियो में हम बिहार प्राइमरी शिक्षक भर्ती के लिए जो साइंस की वीडियो है उसमें मैंने अभी कल एक वीडियो अपलोड की है जिसमें हमने पूरा फिजिक्स देखा था और बायोलॉजी भी देखने वाले थे, बट वीडियो बहुत लंबी हो रही थी। उस वजह से मैंने उसको फिजिक्स पर ही कंप्लीट कर दिया। मतलब फिजिक्स आपको मिल जाएगा उसमें, और इस वीडियो में हम पूरी बायोलॉजी कंप्लीट करेंगे। केमिस्ट्री तो ऑलरेडी मैंने अपलोड कर दी थी बहुत पहले। ठीक। दूसरी चीज़, यहाँ पे मैंने पीडीएफ नहीं बनाया है, मैंने बुक से चीज़ें उठाई हैं क्योंकि टाइम का बहुत ही अभाव है इस वजह से, और मैं ऑलरेडी बहुत लेट हो गया है। ठीक है, तो इसमें बहुत सारी चीज़ें दी हुई हैं, तो आप केवल इम्पोर्टेंट चीज़ जो मैं मार्क करते हुए चलूँगी, जो पढ़ाते हुए चलूँगी, आप बस उस पर ध्यान देंगे। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम। आपके चैप्टर आपके जो सिलेबस है उसमें डाइजेस्टिव सिस्टम बोला है, नर्वस सिस्टम बोला है, और जंतु और पौधे के बारे में बोला है। तो ये, और विटामिन वाला चैप्टर और मिनरल वाला चैप्टर, तो ये चैप्टर जो है हम पूरा कंप्लीट कर लेंगे। तो डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें तो हमारे पूरे बॉडी में ये 5 प्रोसेस से गुजरता है। पहला है इंजेशन, फिर डाइजेशन, फिर एब्जॉर्प्शन, और दूसरा अगला है एसिमिलेशन यानी स्वांगीकरण, फिर डिफेक्शन। ठीक है, जो इंजेशन है यानी कि भोजन को मुंह में लेना, ये हमारा होता है अंतर्ग्रह। डाइजेशन होता है हमारे छोटी आँत में, और ये स्टार्ट कहाँ से होता है? ये मुंह से ही स्टार्ट हो जाता है और छोटी आँत तक जारी रहता है। मुंह में उपस्थित जो लार ग्रंथियाँ होती हैं, ये आपको याद रखना है कि मुंह से निकलने वाली जो लार ग्रंथियाँ होती हैं जो भोजन के पाचन में सहायक होती है, वो कौन सी है? टाइलिन। टाइलिन जो है क्या करती है, ये जो भोजन में स्टार्च होता है ना, उसको शर्करा में चेंज कर देती है। ठीक। फिर माल्टोज नामक जो एंजाइम होता है, ये माल्टोज शर्करा को ग्लूकोज में चेंज कर देता है। दो चीज़ें याद रखनी है कि टाइलिन मंड को माल्टोज शर्करा में चेंज करता है, और माल्टेज जो होता है ये माल्टोज शर्करा को ग्लूकोज में चेंज करता है। ठीक। और लाइसोसोम जो होता है, ये एंजाइम जो है भोजन में जितने भी हानिकारक जीवाणु होते हैं उनको नष्ट कर देता है, और इसके अतिरिक्त लार में उपस्थित जो शेष पदार्थ हैं ये बफर का काम करते हैं। ठीक। अब इसके बाद से मतलब इस तरह से जब कुछ ऐसे होता है हमारा, तो ये हमारा ये सारा प्रोसेस अभी मुंह में ही हो रहा होता है। अब धीरे धीरे ये छोटी आंत में आता है। ठीक। छोटी आंत में क्या होता है? सबसे पहले पेट में क्या होता है, तो पेट में भोजन लगभग 4 से 5 घंटे तक रहता है। वहाँ पे इसको कई प्रकार के जूसेस मिलते हैं। तो सबसे पहले अमाशय में जो है आपको पायरोलिक ग्रंथियों से निकलने वाला गैस्ट्रिक जूस, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट होता है, कि हल्के पीले रंग का एसिडिक प्रकृति होती है इसकी, ये याद रखना है। अमाशय के ऑक्सिंटिक कोशिकाओं से निकलना, मतलब एक तरह से जो अमाशय है ना, इसकी दीवारों से हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है निकलता है, और ये भोजन में आए हुए जितने भी बैक्टीरिया हैं उनको नष्ट कर देता है। उसके पहले हमने लाइसोसोम देखा था जो वो नष्ट कर रहा था, और यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड पेट के अंदर जो है जीवाणुओं को नष्ट कर देता है, और एंजाइमेटिक प्रोसेस को बहुत फास्ट कर देता है। ठीक। हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्योंकि एक एसिड है, तो भोजन के माध्यम को कैसा बना देता है? एसिडिक बना देता है, जिससे लार की जो क्रिया होती है, टाइलिन की क्रिया, वो यहाँ पे समाप्त हो जाती है। अमाशय में निकलने वाले जो जठर रस होते हैं वो पेप्सिन होता है और रेनिन होता है। ठीक है, सीधे सीधे क्वेश्चन बनते हैं इससे। पेप्सिन क्या करता है भाई? प्रोटीन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ करके पेप्टोन्स में चेंज कर देता है। और रेनिन क्या करता है? ये दूध अगर आपने भोजन में लिया है तो दूध की घुली हुई प्रोटीन को, जो कैसिनोजन होता है, उसको कैल्शियम पैराकैसिनेट में चेंज कर देता है। ये एक एक पॉइंट याद रखेंगे कि रेनिन क्या करता है, पेप्सिन क्या करता है। ठीक। अब भोजन इसके पास पक्वाशय यानी ड्यूडेनियम में आता है। ड्यूडेनियम में क्या होता है? यहाँ पे सबसे पहले लीवर से, बाइल डक्ट से जो है निकलने वाला जो पित्त रस निकल के आता है, वो बेसिक नेचर का होता है। ये भोजन को जो है, इसके पहले HCl से भोजन क्या हुआ रहता है? एसिडिक हो जाता है। यहाँ बाइल जूस से भोजन जो है क्षारीय बन जाता है। अब यहाँ अग्नाशय से 3 प्रकार के एंजाइम निकलते हैं। पहला होता है ट्रिप्सिन। ये क्या करता है? ये प्रोटीन को पेप्टोन्स और पॉलीपेप्टाइड में चेंज कर देता है। ठीक है, ये प्रोटीन और पेप्टोन्स को पॉलीपेप्टाइड और अमीनो एसिड में चेंज करता है। प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में, और पेप्टोन्स को अमीनो एसिड में चेंज कर देता है। और एमाइलेज क्या करता है? ये स्टार्च को, जो सॉल्युबल शुगर होता है जो पच सके, उसमें चेंज करता है। लाइपेज क्या करता है? ये अगर आपने फ़ैट लिया है, वैसे भी हर चीज़ में फ़ैट होती है, पर इमल्सिफाइड फ़ैट को ये ग्लिसरीन और फैटी एसिड में चेंज कर देता है। इसके बाद भोजन जो है छोटी आंत में आता है, जो इस तरह का जिग जैग स्ट्रक्चर होता है इसमें,
ये यहाँ पे ये सब, ये हमारा छोटी आंत होता है, ठीक। ये सब बड़ी आंत होता है। तो छोटी आंत में क्या होता है, यहाँ पर ही भोजन की डाइजेशन की प्रोसेस पूरी होती है। पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है और छोटी आंत की दीवारों से आंतरिक रस निकलती है। क्या होती है, पहला होता है इरेप्सिन। ये क्या करता है, पहले ऊपर ही ऑलरेडी प्रोटीन बहुत कुछ पच चुका रहता है। यहाँ पे जो शेष प्रोटीन और पेप्टोन होते हैं उनको अमीनो एसिड में चेंज कर दिया जाता है, और जो माल्टेज होता है इसको ग्लूकोज में चेंज कर दिया जाता है, और जो सुक्रेज होता है वो क्या करता है, ये सुक्रोज को ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में चेंज करता है, ठीक। तो ये लैक्टेज क्या करता है, लैक्टेज लैक्टोज को ग्लूकोज और ग्लैक्टोज में चेंज कर देता है। एकदम चेंजिंग सीधे सीधे पूछती है। लाइपेज क्या करता है भाई, तो ये इमल्सिफाइड वसाओं को ग्लिसरीन और फैटी एसिड में चेंज कर देता है। अच्छा, पूछता है इंटेस्टाइनल जूस जो होती है उसका मीडियम कैसा होता है, तो ये क्षारीय होता है। और एक स्वस्थ मनुष्य में प्रतिदिन जो है लगभग 2 लीटर आंतरिक रस स्रावित होता है भोजन को पचाने के लिए, ठीक। मनुष्य या किसी भी कशेरुकी जंतु की जो आहार नाल होती है एक लंबी कुंडलित नलिका होती है जो मुख से इस तरह से शुरू होती है, और यहाँ पे हमारा लीवर होता है ऐसे, और इस तरह से फिर नीचे छोटी आंत, फिर उसके बाद से एनस तक समाप्त हो जाती है। मुख गुहा जो है आहार नाल का इस तरह से स्ट्रक्चर होता है, पहला भाग होता है। और मुख गुहा में जीभ, दांत और 3 प्रकार की लार ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। जीभ के ऊपर जो है टेस्ट बड होता है जिसके माध्यम से हमको भोजन के स्वाद का पता चलता है, ठीक। अगर दांत की बात करें तो दांत जो है 4 प्रकार के होते हैं। एक होता है 2 होते हैं हमारे इंसीजर, एक रत्नक यानी केनाइन होता है, अग्र चवर्धक 2 होते हैं, और 3 मूलर्स पाए जाते हैं, ठीक। मनुष्य में 2 बार दांत निकलते हैं। पहला जब वो इस ऐसे अवस्था में रहता है 20 दांत निकलते हैं, और दूध के दांत उनको बोला जाता है। फिर वयस्क मनुष्य में 32 दांत होते हैं, ठीक। और ये फॉर्मूला में भी पूछ सकता है, तो पूछ सकता है ये। अगर हम लार ग्रंथियों की बात करें तो मनुष्य में 3 जोड़ी जो है 3 पेयर जो है लार ग्रंथियाँ होती हैं। पहली जोड़ी जो होती है वो जीवा के दोनों साइड, इस तरह से अगर आप जीभ बनाएंगे तो यहाँ पे होती है, ठीक है। और एक एक की संख्या में, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, इनको हम सबलिंगुअल बोलते हैं, ठीक है। दूसरी जोड़ी जो है लार ग्रंथियाँ निचले जबड़े के मध्य में मैकिंज अस्थि के दोनों ओर एक साइड, इसको आप ना भी याद रखें तो चलेगा। 2 जोड़ी जो है, एक जोड़ी आपकी क्या होती है, सबलिंगुअल होती है, दूसरी सब मैक्सिलरी होती है, और तीसरी जो है पैरोटिड होती है, ठीक है, ये याद रखेंगे। मनुष्य के लार में है 99% जल होता है, शेष एंजाइम होता है। लार में 2 प्रकार के एंजाइम, ग्रंथियाँ 3 थी और एंजाइम 2 होते हैं, टाइलिन और लाइसोजोम। लाइसोजोम क्या करता है, हानिकारक जो बैक्टीरिया उनको मारता है। एब्जॉर्प्शन इसके बाद से होता है, या एब्जॉर्प्शन प्रोसेस क्या होता है, अब हमारा पाचन हो गया, इसके बाद से भोजन का जो है ब्लड में मिक्सिंग जो होती है वो होता है। ये स्वांगीकरण क्या होता है, अवशोषित भोजन का शरीर में ले जाना, ये होता है। मल परित्याग क्या होता है, यानी डिफॉक्शन मतलब होता है जो अपशिष्ट पदार्थ हैं उसको बाहर निकालना। ये हमारा इम्पोर्टेंट चीज़ें हो गया। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन होती है, लीवर होती है। इसका वजन 1 से 1.5 किलोग्राम होता है, और लीवर से ही हमारा बाइल जूस निकलता है। लीवर हमारा क्या करता है, प्रोटीन के उपापचय में बहुत एक्टिव काम करता है। लीवर जो है अधिकतम मात्रा जो है प्रोटीन की अधिकतम मात्रा को कार्बोहाइड्रेट में चेंज कर देता है, ठीक है। भोजन में वसा की कमी होने पर यकृत जो है कार्बोहाइड्रेट के कुछ भाग को जो है वसा में चेंज कर देता है खुद से ही, ठीक है। फाइब्रिनोजन क्या करता है भाई, ये रक्त को थक्का बनाने में काम आता है। हिपैरिन क्या करता है, ये शरीर के अंदर रक्त को जमने से रोकता है। देखिए फाइब्रिनोजन थक्का बनाने में काम आता है, और ये ना रहे तो आपके हाथ अगर कट गया कहीं पे तो वो ब्लड निकलता ही जाएगा। हिपैरिन क्या करता है, ये बहुत ज़्यादा थक्का बनने से रोकता है, ठीक। मृत आरबीसी को, ये 1 मिनट यहाँ से मैंने स्टार्ट कर दिया इसको, हाँ ठीक है। यकृत क्या करता है, तो मृत आरबीसी जो डेड आरबीसी, आरबीसी के ब्लड का जो एक पार्ट है, तो मृत आरबीसी को नष्ट यकृत के द्वारा, इसीलिए कहते हैं कि लीवर क्या होता है, लीवर में आरबीसी का जो है वो कब्रगाह होता है कहते हैं, ठीक। यकृत थोड़ी मात्रा में आयरन, कॉपर, विटामिन ये भी सब इसमें पाया जाता है। शरीर के टेम्परेचर को बनाए रखने में बहुत ही सहायक होता है आपका टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर, ठीक है। भोजन में पॉइजन देकर मारे गए व्यक्ति की मृत्यु जो है
यकृत में ही हमें पता चलता है कि उसके बॉडी में पॉइजन है या नहीं। गॉल ब्लैडर की बात करें तो ये एक थैली होती है जिसमें क्या होता है, यकृत द्वारा बनाया गया जो बाइल जूस होता है वो इकट्ठा होता है। ठीक है, ये क्षारीय प्रकृति का होता है। इसकी पीएच वैल्यू 7.7 होती है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और पीएच में जल की मात्रा 85%, बाकी जो है पिगमेंट होते हैं। पीएच क्या करता है, वसाओं का इमल्सिफिकेशन करता है और विटामिन के एवं वसाओं में घुले अन्य विटामिन का अवशोषण करता है। अग्नाशय की बात करें तो ये क्या होती है, सबसे दूसरी पहली ग्रंथि कौन सी सबसे बड़ी होती है, यकृत। उसके बाद से दूसरे नंबर की पेनक्रियाज होती है और ये आपकी इंडोक्राइन होती है। ठीक है, और एक्सोक्राइन दोनों प्रकार की, मतलब अंतःस्रावी भी होती है और बहिस्रावी ग्रंथि भी होती है। अग्नाशयी रस जो होता है इसमें 9.8% जल और बाकी सब क्या होता है, सॉल्ट और एंजाइम होता है। इसकी प्रकृति क्षारीय होती है। इसकी पीएच वैल्यू 7.5 से 8.3 होती है। और ये हर प्रकार के भोजन यानी भोजन का जो प्रकार है, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, तीनों को पचाने में सहायक होता है। इसके लिए ये एंजाइम सिक्रीट करता है, इसलिए इसको पूर्ण पाचक बोलते हैं। एंजाइम क्या होते हैं, प्रोटीन होते हैं। लैगरेंज की दीपिकाएँ जो होती हैं ये भी अग्नाशय का एक पार्ट होता है। इसमें जो है 3 प्रकार की सेल्स होती हैं, बीटा सेल, अल्फा सेल और गामा सेल। तो बीटा सेल से क्या निकलता है, इंसुलिन। ठीक, और अल्फा सेल से ग्लूकॉन और गामा सेल से आपका सोमेटोस्टेनिन। इंसुलिन की बात करें तो इंसुलिन क्या करता है, ये डायबिटीज़ नामक रोग जो है, अगर इंसुलिन कम सिक्रीट होगा तो व्यक्ति को डायबिटीज़ नामक रोग होने की आशंका रहती है। ठीक, रुधिर में, ब्लड में आपकी ग्लूकोज की मात्रा बढ़ना ही मधुमेह कहलाता है। ठीक, और अगर हम ग्लूकॉन की बात करें तो यह ग्लाइकोजन को पुनः ग्लूकोन में चेंज करता है, ग्लूकोज में। सोमेटोस्टेनिन की बात करें तो ये पॉलीपेप्टाइड हार्मोन होता है जो भोजन के स्वांगीकरण, एसिमिलेशन को की प्रोसेस को बढ़ा देता है। ठीक है, पाचन का थोड़ा सा वो देख लेते हैं। लार ग्रंथि में हमने देखा अभी कि टाइलिन माल्टोज होता है जो क्या करता है, भोजन मंड को माल्टोज में और माल्टोज को ग्लूकोज में चेंज करता है, माल्टेज। जठर में क्या होता है, पेप्सिन जो है प्रोटीन को पेप्टोन में, रेनिन जो है केसिन को कैल्शियम, पैराकाइसिनेट में। और अग्नाशय जो है ट्रिप्सिन क्या करता है, प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में चेंज करता है। एमाइलेज क्या करता है, मंड को शर्करा में चेंज करता है। लाइपेज क्या करता है, वसा अम्ल और ग्लिसरॉल में चेंज करता है। आंतरिक रस की बात करें तो इरेप्सिन क्या करता है, प्रोटीन को अमीनो एसिड में चेंज करता है। माल्टेज क्या करता है, माल्टोज को ग्लूकोज में चेंज करता है। सुक्रेज क्या करता है, सुक्रोज को ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में चेंज करता है। और लैक्टेज क्या करता है, लैक्टोज को ग्लूकोज और लैक्टोज में चेंज करता है। लाइपेज क्या करता है, तो ये वसा का इमल्सिफिकेशन जो हमने देखा था वो करके वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल में चेंज करता है। ठीक, बात करते हैं नर्वस सिस्टम का, थोड़ा थोड़ा पार्ट देख लेते हैं, बहुत डिटेल में नहीं देखेंगे। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए नर्वस सिस्टम क्या होता है, जो हमारे बॉडी में जितने भी सूचनाएं हैं पहुंचाता है। हमें भूख लगी है, हमें कहीं पे किसी ने कुछ कहीं चींटी लगी है, चींटी ने काट लिया, तो ये सारी चीज़ें जो सूचनाएं होती हैं ना, ये सब नर्वस सिस्टम से हमें, ये हमारी बॉडी में इस तरह से पूरा फैला हुआ रहता है इसके तंत्रिका तंत्र, जिससे हमें चीज़ें पता रहती हैं सर से लेकर नाक तक। ठीक है, मनुष्य का जो नर्वस सिस्टम होता है 3 पार्ट में डिवाइड होता है, सेंट्रल, पेरिफेरल और स्वायत्त यानी स्वाधीन तंत्रिका तंत्र। ठीक है, सेंट्रल जो होता है, सेंट्रल क्या होता है, मनुष्य का जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र रहता है, ये 2 भाग से बना है, एक तो ब्रेन और एक आपका मेरी रज्जु, यानी जो आपकी कपाल जो होती है और ये आपकी रीढ़ की हड्डी, स्पाइनल कॉर्ड। ठीक, ये चार्ट थोड़ा सा देख लेते हैं। ब्रेन आपका 3 भाग में डिवाइड है, एक तो अग्र मस्तिष्क, ठीक, यानी मध्य, और एक पश्च मस्तिष्क। ठीक, थोड़ा बड़ा करते हैं इसको। अग्र मस्तिष्क जो आपका सेरिब्रम और डाइनेसिफेलॉन में बटा हुआ है, और उसके बाद फर्दर ये डाइनेसिफेलॉन जो है थैलेमस और हाइपोथैलेमस में, ये आप एकदम अच्छे से जो है रट जाएंगे। ठीक, और जो मस्तिष्क में जो मध्य मस्तिष्क होता है, ये कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना और सेरिब्रल पेंडिकल में बटा होता है। पश्च मस्तिष्क की बात करें तो सेरिबेलम और मेडुला ऑब्लोंगेटा में बटा रहता है। ब्रेन के बारे में ऊपर ऊपर से थोड़ा पढ़ लेते हैं, बहुत डिटेल में पढ़ना ज़रूरी नहीं है। ब्रेन जो है, ब्रेन का जो मनुष्य का जो मस्तिष्क होता है, ये क्रेनियम में बंद होता है। जो ऊपर हमारा कपाल होता है अंदर ना, इस तरह से स्ट्रक्चर होते हैं, इसको हम क्रेनियम बोलते हैं। हमारे मस्तिष्क का जो वजन होता है 1400 ग्राम होता है। और सेरिब्रम क्या करता है, और ये जितने भी हमारी इच्छा शक्ति, मतलब जितने भी ऐच्छिक हम काम करते हैं उन सभी को ये कंट्रोल करता है, केंद्र होता है। थैलेमस क्या होता है, ये ठंडा गर्म, ये मतलब जितने भी संवेदनशील काम होते हैं उनको पहचानने में काम करता है।
हाइपोथैलेमस क्या होता है, तो इससे जितने भी हमारे जितने भी सिक्रीशन होते हैं, जितने भी हार्मोन सिक्रीट होते हैं वो यहाँ से सिक्रीट होते हैं, जैसे भूख, प्यास, कंट्रोल, गुस्सा, ये सारी चीज़ें। ठीक है। और ब्लड प्रेशर के लिए मतलब कंट्रोल में भी ये बहुत काम करता है। जैसे कि आपको गुस्सा आ रहा है, आपका ज़्यादा गुस्सा वाला हार्मोन सिक्रीट हुआ है तो आपका ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा। आप नॉर्मल हो तो ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहेगा। तो हाइपोथैलेमस का काम ये होता है, और इतना मोर देन इनफ है इसके लिए, ये बहुत डिटेल में है। ठीक। अब हम कंकाल तंत्र देख लेते हैं, स्केलेटन सिस्टम थोड़ा सा। कंकाल तंत्र की बात करें तो ये दो भाग से बना होता है, एक अक्षीय, एक उपांगीय। अक्षीय क्या होता है भाई, शरीर का जो मुख्य अक्ष बनाने में काम होता है। इसके अंदर हमारा खोपड़ी आ जाती है, कशेरुकदंड और छाती। खोपड़ी, और ये आपका जो बोन मैरो होता है जिससे कि इस तरह से पसलियाँ निकली होती हैं, और आपका जो ये छाती। ठीक। अगर हम बात करें खोपड़ी की, तो मनुष्य के सिर की जो स्कल होती है, मतलब अंदर की जो खोपड़ी होती है हमारी, वो वही, उसी को हम स्कल बोलते हैं। इसमें 29 अस्थियाँ, ये नंबर आपको याद रखना है, इसमें 29 अस्थियाँ होती हैं। इसमें से आठ जो होती हैं वो मनुष्य के ब्रेन को जो है एकदम हार्डली सुरक्षित रखती हैं। और इन अस्थियों से बनी संरचना को हम क्रेनियम बोलते हैं, जो कपाल होता है। ठीक। कपालों की सभी अस्थियाँ जो है शूटर्स के द्वारा जो है दृढ़तापूर्वक जो है जुड़ी रहती हैं एक दूसरे से। और इनमें 14 अस्थियाँ जो चेहरे की हैं, ये बहुत कि चेहरे की अस्थियाँ कितनी होती हैं, चेहरे में कितनी हड्डियाँ होती हैं, इससे क्वेश्चन बनते हैं। 14 होती हैं, और 6 हड्डियाँ कान की होती हैं। ठीक। हाइड नामक एक और अस्थि खोपड़ी में होती है। ये ओके। अब हम वर्टिब्रल कॉलम देख लेते हैं। तो मनुष्य का जो कशेरुकदंड होता है वो 33 कशेरुकाओं से बना होता है। कितने? 33। और सभी कशेरुक जो हैं आपस में एक दूसरे से उपास्थियों से जुड़े रहते हैं। ये गति मतलब एक तरह से ये स्ट्रक्चर है, और ये स्ट्रक्चर इस तरह से कुछ रहता है, जुड़ा रहता है। ठीक। इसका पहला जो कशेरुक होता है उसको हम एटलस कशेरुक बोलते हैं, जो खोपड़ी को क्या रखता है, सीधा रखता है। ठीक। कशेरुकदंड के कार्य क्या होते हैं भाई, तो ये क्या करता है, सिर को सीधा रखता है क्योंकि सिर के जस्ट नीचे होता है, और गर्दन और धड़ को एक बेस प्रोवाइड करता है। ठीक है। और ये मनुष्य को खड़े होने में मदद करता है। सबसे ज़्यादा वर्क हमारा कशेरुकदंड ही, हमारा बोन मैरो, रीढ़ की हड्डी ही हमारी करती है। और ये मेरुरज्जु को क्या करती है, सुरक्षा प्रदान करती है। ठीक। इसमें हम थोड़ा सा ये पॉइंट देख लेते हैं, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियाँ होती हैं, 206। बाल्यावस्था में 208 होती हैं, कहीं कहीं 300 भी आपको मिल जाएगा देखने को। सिर की कुल हड्डियाँ 29 होती हैं, कपाल की 8, फेसियल मतलब चेहरे में कितनी हड्डी होती है, 14, कान में 6 हड्डी होती हैं, और रीढ़ की कुल हड्डियों में कितनी होती है, रीढ़ की कुल हड्डियाँ 33 होती है। रीढ़ की कुल हड्डियों की, जब मतलब बच्चा होता है, अगर मनुष्य बच्चे बाल्यावस्था में है तो उसको 33 हड्डी होगी रीढ़ की हड्डी में, और जब वो वयस्क हो जाता है तो 26 हड्डी रहती है। पसलियों की कुल संख्या कितनी होती है, 24 होती है। कशेरुकदंड के भाग देखेंगे तो ये 4 भागों में बटा है। सबसे पहले आपका गर्दन, उसमें 7 होते हैं। वक्ष में मतलब 12 पसलियाँ होती है ना, उसमें 12 होती हैं। और जो कटी होता है, लंबर रीजन होता है, 5 होती है। ट्रिक जो है यहाँ पे 5 होती है, और पुच जो होता है, कॉर्डल रीजन जो होता है, उसमें आपकी 4 होती हैं। ठीक। यानी टोटल 33 होती है। अब हम एपेंडिकुलर स्केलेटन देख लेते हैं। तो आपके जो और हाथ और जो पैर होते हैं, यानी पाद अस्थियाँ जो होती हैं, दोनों हाथ पैर और ये सब मिला के टोटल 118 अस्थियाँ होती हैं। जो मेखलाएँ होती हैं, 1 मिनट, उनको ग्रिडल बोलते हैं। ये मेखलाएँ जो होती हैं, मनुष्य में अग्रपाद और पश्चपाद को अक्षीय कंकाल पर साधने के लिए 2 चाप पाए जाते हैं। इसको ये याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम सीधे ये इम्पोर्टेंट चीज़ देखते हैं, अस्थियों की संख्या और स्थान। तो कान की अस्थियाँ जो होती हैं, उसमें 3 तरह की अस्थियाँ, मैलियस, इनकस और स्टेपस। ये तीनों दो दो होती हैं। ठीक। ऊपरी बाहु में कितने, मतलब ऊपर के बाजू में जो है ह्यूमरस उसको बोलते हैं, उसमें 2 होती हैं अस्थियाँ। अग्र बाहु में रेडियो एल्ना, जो हमारे ये हाथ की इस तरह से होता है हाथ में, तो यहाँ पे रेडियो एल्ना होती है। ठीक। ये 2 होती है। कलाई में 16 होती हैं, इसको कार्पस बोलते हैं। हथेली में मेटाकार्पस बोलते हैं, इसमें 10 होती हैं। अंगुलियों में फेरिंजेंस होती हैं, इसमें 28 होती हैं। और जांघ में आपके फीमर होता है, सबसे बड़ी बॉडी की हड्डी होती है ये 2 होती हैं। पिंडली जो है, इसमें टीबिया और फिबुला होती है, वो 4 होती हैं।
घुटने में पटेला होती है जो कि 2 होती है, टखने में टार्सल होती है जो कि 14 होती है, और तलवे में मतलब पंजे में जिसकी बात हो रही है, पैर के नीचे तलवे में मेटाटार्सल होती है जिसमें 10 होती है। इतना मोर देन इनफ है हमारे कंकाल सिस्टम के लिए। अब हम विटामिन वाला चैप्टर देखते हैं, ठीक है। विटामिन आविष्कार किसने किया था? फंक ने किया था 1911 में। और हम जैसा कि जानते हैं विटामिन बहुत ज़रूरी होता है हमारी बॉडी के लिए, ठीक है। अगर हम इसको देखें सॉल्युबिलिटी के बेसिस पे तो ये 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है जो वाटर सॉल्युबल होता है और एक होता है जो फैट सॉल्युबल होता है। तो वाटर सॉल्युबल हमारा BC होता है, ठीक। इसको ऐसे याद रख सकते हैं, बस जल में ही घुल सकता है, तो BC। और जो बाकी जो ADE के हैं ये हमारे फैट सॉल्युबल होते हैं, ठीक है। ये हमारी क्या करता है, इम्यून सिस्टम को मजबूती प्रदान करता है और बहुत सारी चीज़ें हैं। विटामिन ए क्या करता है भाई, ये आँखों के लिए, त्वचा के लिए, हड्डी के लिए, हमारे इम्यून सिस्टम के लिए काम करता है, उसको मजबूती प्रदान करता है। विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। और विटामिनों का संश्लेषण हमारे शरीर की कोशिकाओं द्वारा नहीं होता है, हमारे विटामिन युक्त भोजन से ही हो सकता है। मतलब इसके लिए हमको बाहर से सोर्स लेना पड़ेगा। बस 2 विटामिन हैं जो हमारे बॉडी में खुद ही सिंथेसाइज होता है, विटामिन डी और विटामिन के। विटामिन डी को सिंथेसाइज होने के लिए भी सूर्य के प्रकाश की ज़रूरत होती है, ठीक है। और विटामिन के लिए हमारे शरीर में ये कोलन में संश्लेषित होता है, वहाँ से ये अवशोषित भी हो जाता है, ठीक। अब ये चार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको देख लेते हैं, जो कि आपने पढ़ा ही होगा कभी ना कभी। विटामिन ए जो है इसको बोलते हैं रेटिनॉल। इसकी कमी से रतौंधी हो जाता है, ठीक है, जो थैलेमिया हो जाता है। दूध, अंडा, पनीर, हरी साग सब्जी, मछलीकृत तेल में ये इसके सोर्स हैं। विटामिन B1 को थायमिन बोलते हैं, बेरी इसकी कमी से हो जाता है। मूंगफली, तिल, सूखा मिर्च, बिना घुली दाल, यकृत, अंडा, फल सब्जियों में ये पाया जाता है। विटामिन B2 जो है राइबोफ्लेविन इसको बोलते हैं। त्वचा का फटना, आंखों का लाल होना, जीवा का फटना, ये सब इसकी कमी से होता है। और खमीर, कलेजी, मांस, हरी सब्जी और दूध इसके सोर्स हैं। विटामिन B3 जो है निकोटिनामाइड और नियासिन इसको बोलते हैं। नियासिन जनरली पूछ लेता है क्वेश्चन में। तो इसकी कमी से क्या होता है, पेलाग्रा होता है, यानी त्वचा की दाद हो जाती है। 4D सिंड्रोम भी इसकी कमी से होता है। मांस, मूंगफली, आलू, मटर, आलू, टमाटर, हरी पत्तेदार सब्जियों से ये हमें देखने को मिलता है, इसमें सोर्स है इसका। विटामिन B5 पेंटाथेनिक एसिड होता है। बाल सफ़ेद होना, मंदबुद्धि होना इसकी कमी से होता है। मांस, दूध, मूंगफली, गन्ना, टमाटर में। B6 पैराडॉक्सिन होता है, इसकी कमी से एनीमिया और त्वचा रोग हो जाता है। यकृत, मांस और अनाज इसके सोर्स है। विटामिन B7 जिसको बायोटीन बोलते हैं हम, इसकी कमी से आपको लकवा मार सकता है, शरीर में दर्द और बालों का गिरना देखने को मिलता है, इसके सोर्स ये हैं। विटामिन 11 फॉलिक एसिड जिसको बोलते हैं, ये एनीमिया, पेचिश रोग इसकी कमी से विटामिन 11 जो है फॉलिक एसिड होता है और इसकी कमी से एनीमिया और पेचिश रोग होने की आशंका होती है। और दाल, यकृत, हरी सब्जियां, अंडा, सेम इसमें ये पाया जाता है, ठीक है। साइनोकोबालामिन और विटामिन B12 वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा जाता है। इसकी कमी से एनीमिया और पांडु रोग हो जाता है, ठीक है। ये नॉनवेज वगैरह में ज़्यादा पाया जाता है। विटामिन C जो होता है एस्कॉर्बिक एसिड इसको बोलते हैं, इसकी कमी से स्कर्वी और मसूड़ों का फूलना पाया जाता है। ये जितने भी आपके सिट्रिक एसिड वाले फ्रूट होते हैं उसमें ये पाया जाता है। विटामिन D कैल्सीफेरॉल इसको बोलते हैं, रिकेट्स की कमी से और ऑस्टोमेलेसिया, बच्चों में रिकेट्स और ऑस्टोमेलेसिया बड़ों में होने की इससे गुंजाइश होती है। और दूसरी चीज़ कि ये अगर आप सनलाइट में कम जाते हैं तो उसकी कमी से ये हो जाता है, ठीक। विटामिन E जिसको हम टोकोफेरॉल कहते हैं, इससे रिप्रोडक्टिव शक्ति में जो है क्या होती है, कमी होती है, क्षय पाया जाता है। और इसमें हरी पत्तेदार सब्जियां, दूध, मक्खन, अंकुरित अनाज और वनस्पति तेल इसके लिए ज़रूरी होता है। विटामिन K जो होता है फिलोक्विनोन इसको बोलते हैं, रक्त का थक्का न बनना इससे प्रॉब्लम हो जाती है। यानी कि अगर आपका हाथ कहीं कटा है तो वो कंटिन्यूअस ब्लड आपकी बॉडी से निकलता जाएगा, रक्त का थक्का नहीं बनता है जब विटामिन के की अगर कमी रहती है तो। ये टमाटर, हरी सब्जी, आंतों में भी उत्पन्न हो जाता है, ठीक है, क्योंकि ये कोलोन में ही फॉर्म होता है। कुछ वायरस के द्वारा होने वाली बीमारियां देख लेते हैं। एड्स जो है आपका,
एड्स HIV वायरस की कमी से होता है, HIV वायरस के कारण होता है, और डेंगू जो है ये आपका अरबो वायरस के कारण होता है, ठीक है। और जो आपका पोलियो होता है ये पोलियो वायरस के कारण होता है। ये वायरस है, ये याद रखेंगे, नॉट बैक्टीरिया, ठीक है। विषाणु के कारण होने वाले रोग हैं। इन्फ्लुएंजा है मिक्सो वायरस के कारण होता है। चेचक आपका वेरियोला वायरस के कारण, छोटी माता ये भी वेरियोला के कारण, ये वेरिसेला वायरस है। और जो आपका खसरा होता है ये मैसिलो वायरस के कारण होता है। और जो आपका ये रेबीज होता है ये रैबिडो वायरस के कारण होता है। जो हर्पीज होता है ये हर्पीज वायरस के कारण होता है। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आप जरूर देख लेंगे। अब हम कुछ जीवाणु द्वारा होने वाले रोग देख लेते हैं। हाँ, कुछ प्रोटोजोअन्स के द्वारा होने वाली बीमारियाँ कौन सी हैं? जैसे मलेरिया जो है ये प्लाज्मोडियम के द्वारा होता है। वाहक इसका कौन होती है? मादा एनोफिलीज मच्छर, ठीक है। पायरिया जो है आपका एंटी अमीबिया जिंजिवालिस के कारण होता है, ये एक प्रोटोजोआ है। और सोने की जो बीमारी होती है ये ट्रिपेनोसोमा प्रोटोजोआ के कारण होता है, जो कि सीसी मक्खी इसकी वाहक होती है। जो पेचिस होता है ये एंटी अमीबा हिस्टोरिका के कारण होता है। और जो हमारा काला जार रोग होता है ये लिशमैनिया डोनावीना के कारण होता है, जो कि बालू मक्खी इसकी वाहक मच्छर होती है, ठीक। अगर हम जीवाणु के द्वारा होने वाले रोग की बात करें तो टिटनेस हमारा जो है क्लास्ट्रीडियम टिटानी के द्वारा, हैजा जो है विब्रियो कॉलरी के द्वारा, टाइफाइड जो है साल्मोनेला टाइफी के द्वारा। जो त्वचा रोग होता है ये माइकोबैक्टीरिया जो ट्यूबरकुलोसिस, सॉरी ये त्वचा नहीं है, क्षय रोग है ये, एक्चुअली यहाँ पे कट गया है ये। तो क्षय रोग यानी कि टीबी जो होती है ये माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के द्वारा होती है। डिप्थीरिया जो है ये कोरिनी बैक्टीरियम डिप्थीरी के कारण होती है, ठीक। जो काली खांसी ये आपका हीमोफिलस परटूटिस के द्वारा होती है। और जो निमोनिया है ये आपका डिप्लोकोकस निमोनी के कारण होती है। और जो आपका कोढ़ रोग होता है ये माइकोबैक्टीरियम लेप्रे के कारण होता है। तो प्लांट का वर्गीकरण आपने देखा होगा कि कभी कभी पानी के ऊपर इस तरह से हरा हरा कुछ जम जाता है, ठीक है, वो भी एक तरह का पौधा होता है। फिर आपने देखा होगा आपके पास घर पे अगर नल होगा या गाँव में आपने देखा होगा तो काई लग जाती है, हरी हरी सी काई, काली काली सी, भूरी भूरी सी, वो भी एक तरह का पौधा होता है, ठीक है। तो इन्हीं सारे तरह के जो पौधे पाए जाते हैं, जो प्लांट हैं, उनको वर्गीकृत किया गया है कि अगर इसमें ऐसा है स्ट्रक्चर, इसका ऐसा दिखता है, किसी में फूल है, किसी में बीज ही नहीं है, तो किसी में पत्ती है, किसी में है भी तो अविकसित है, अनडेवलप्ड है, ठीक है, लेस डेवलप है, तो उनको किस किस वर्ग में रखा जाएगा, ठीक है। तो उसी के लिए प्लांट क्लासिफिकेशन एक मशवरा लाया गया बॉटनिस्ट के द्वारा कि चलिए प्लांट क्लासिफाइड कर देते हैं, जिससे हमें क्लियर हो जाएगा कि भाई अगर इसमें सीड है, इसमें फ्लावर है तो इस वर्ग में जाएगा, और इसमें नहीं है तो ये इस वर्ग में जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम इसको डिटेल में थोड़ा सा देख लेते हैं। एग्जाम के अनुसार ही देखेंगे, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, बस इंपॉर्टेंट चीज़ें हम देखेंगे इसमें से, ठीक। तो प्लांट को सबसे पहले क्लासिफाई किया गया दो आधार पे, ठीक। पहला है आपका फूल, दूसरा है आपका बीज, ठीक है। अब आप इसको किसी भी तरह से याद रख सकते हैं, फेसबुक से याद रख सकते हैं, FB यानी फूल और बीज, या फिर फ्लावर एंड सीड, किसी भी तरह से याद रख सकते हैं कि इसके बेसिस पे क्लासिफाइड किया गया। तो भाई जिस पौधे में फ्लावर और बीज यानी कि फ्लावर और सीड दोनों नहीं पाए जाते उनको क्रिप्टोगैमी बोला गया, ठीक। और जिनमें ये दोनों पाए जाते हैं उनको फेनेरोगैमी बोला गया, है ना। तो ऐसे याद रखेंगे कि जिनके पास फ्लावर और सीड है भाई उनके तो मज़े हो गए, उनके तो फन हो गए, मतलब वो सुंदर दिखने लगे, फ्लावर है उनके पास तो, ठीक है, बस ऐसे ही बता रही मैं। तो जिनमें फ्लावर और सीड हैं उनमें उनको बोला गया क्रिप्टोगैमी, और जिसमें नहीं होते जिसमें नहीं होते उनको बोला गया क्रिप्टोगैमी। क्रिप्टो से याद रखेंगे यहाँ पे कट गया है, यहाँ पे फ्लावर और सीड कट गई है, यहाँ पे है ही नहीं, और यहाँ फेनेरोगैमी फन कर रहा है क्योंकि इसके पास जो है फ्लावर और सीड है, इस तरह से याद रखेंगे। फर्दर इन दोनों को डिवाइड किया गया कि भाई फ्लावर और सीड वालों में भी तीन तरह के पौधे पाए जाते हैं। वो कैसे? एक होता है थैलोफाइटा, एक होता है ब्रायोफाइटा, और एक होता है टेल्डोफाइटा, ठीक। जो थैलोफाइटा होता है इसमें जो भी पौधे पाए जाते हैं ना उसमें जड़ होता है, ना पत्ती होता है, ना तना होता है, और ना ही संवहनी ऊतक होता है, यानी कन्वेक्शनल टिश्यूज भी नहीं होते हैं। अब भाई ये कन्वेक्शनल टिश्यूज क्या होते हैं? जो जाइलम होता है और जो फ्लोएम होता है। जाइलम जो कि जल पहुंचाता है जड़ से लेकर के पौधे के विभिन्न भागों तक, और फ्लोएम जो कि खाना पहुंचाता है, ठीक है, ये दोनों भी नहीं होते हैं। तो थैलोफाइटा इन ऐसा पौधों का समूह रखता है जिसमें ना जड़, पत्ती, तना कुछ नहीं, और ना ही कन्वेक्शनल टिश्यूज होते हैं। तो थैलोफाइटा भाई कुछ भी नहीं है इसमें, ठीक। मतलब सुंदरता, मतलब ज़रूरत के नाम पे ठप है, थ से थैलोफाइटा, थ से ठप, ऐसे याद रखेंगे, याद रखने का तरीका बस है।
ब्रायोफाइटा है भाई, ये बिग बी है बिल्कुल, इसके पास पत्ती भी है तना भी है, पर एक प्रॉब्लम है, ये दोनों अविकसित होते हैं। ठीक है, इसके पास पत्ती तना होते हैं पर उतने अच्छे से डेवलप नहीं होते हैं, और संवहनी ऊतक इसमें भी नहीं होता है। ठीक है, तो कन्वेक्शनल टिश्यूज ना थैलोफाइटा में है और ना ही ब्रायोफाइटा में होता है। इसको अभी हम डिटेल में भी पढ़ेंगे। और जो टेरिडोफाइटा है भाई साहब, इसके पास सब कुछ है। ठीक है, टेरिडोफाइटा के पास सब कुछ है, पत्ती तना जड़ तीनों है, कन्वेक्शनल टिश्यूज भी सारे के सारे हैं। ठीक है, तो ये होता है हमारा क्रिप्टोगैमी के फर्दर क्लासिफिकेशन में 3 तरह के पौधे पाए जाते हैं, जिसमें कि ये कैरेक्टर होता है। अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं फेनोरोगैमी में क्या है। तो फेनोरोगैमी में भाई फूल और बीज तो पाए जाते हैं, पर एक और तरीका ये है कि जिम्नोस्पर्म है और एंजियोस्पर्म है। जिम्नोस्पर्म वो होता है जिसमें जो बीज होते हैं, जो सीड होते हैं ना, वो फल के बाहर लगे होते हैं, मतलब आपको दिखेंगे बाहर से कि हाँ बीज दिख रहा है आपको इस तरह से। ठीक है, पर जो एंजियोस्पर्म है इसमें बीज जो है वो फल के अंदर होते हैं। जैसे आपने देखा होगा सेब, सेब के अंदर बीज होता है ना, पपीते के अंदर बीज होता है, नींबू के अंदर बीज होता है। तो इस तरह से एंजियोस्पर्म में क्या होता है, फल के अंदर बीज होता है, जबकि जिम्नोस्पर्म जो होता है वो बीज जो है वो फल के बाहर होता है। ठीक है, अब हम थोड़ा सा डिटेल में इसको देख लेते हैं। थैलोफाइटा को देख लेते हैं। तो थैलोफाइटा हमने अभी देखा कि इसमें कुछ भी नहीं होता है, जड़ पत्ती तना कुछ भी नहीं, ना ही आपका जाइलम फ्लोएम होता है। तो इसके एग्जाम्पल क्या होते हैं, वही जो आपका एल्गी, लाइकेन, फंगस, बैक्टीरिया। एल्गी वही जो आपने पानी में देखा होगा, हरा हरा दिखता है आपको ऊपर, वही एल्गी होते हैं, शैवाल उनको बोलते हैं। लाइकेन जो होते हैं ये सहजीविता शो करते हैं। इस पर एक क्वेश्चन आता है कि कौन सहजीविता शो करता है। सहजीविता मतलब होता है कवक जो होता है वो एक सपोर्ट, एक जगह प्रोवाइड करता है, और शैवाल इसके ऊपर कवक पर जो है शैवाल रहता है। मतलब ये जो शैवाल है ये कवक के ऊपर रहता है, और ये दोनों मिलके लाइकेन पे रहते हैं, और ये एक तरह का रिलेशनशिप शो करते हैं, जिनको हम बोलते हैं सहजीविता का संबंध। ठीक है, तो लाइकेन भी इसी तरह से होता है, कुछ ऐसे ऐसे मतलब पत्थरों पे रहता है, या फिर ऐसे, मतलब इसमें कुछ भी क्लियर नहीं होता है ना, जड़ तना पत्ती कुछ नहीं। ठीक है, और बैक्टीरिया, तो बस आपको इतना याद रखना है कि एल्गी, फंगस, लाइकेन और बैक्टीरिया ये सब थैलोफाइटा के एग्जाम्पल हैं। और लाइकेन जो है हमारा क्या शो करता है, आपका सहजीविता शो करता है, शैवाल और कवक इसमें एक दूसरे के ऊपर रहते हैं। ठीक है, मतलब कवक शैवाल के ऊपर रहता है, कवक पे शैवाल रहता है। ठीक है, अब हम ब्रायोफाइटा देखते हैं। ब्रायोफाइटा का ही आपके में क्वेश्चन पूछा था कि कौन सा ऐसा पौधा होता है जो एम्फीबियन नेचर का होता है। एम्फीबियन वो होता है जो जल और थल दोनों पे रहे। ठीक है, जैसे आपने मेढक देखा होगा जानवरों में, जो जल में भी रह सकता है, जमीन पे भी रह सकता है। तो उसी तरह के पौधे जो होते हैं ब्रायोफाइटा के अंतर्गत आते हैं, जो कि आपके पानी में भी रह लेंगे और जमीन पे भी रह लेंगे। ठीक है, तो इनमें जो है अनडेवलप्ड जो है, लेस डेवलप कह सकते हैं, तने और पत्ती पाए जाते हैं। और जो थोड़ी दलदली जगह होती है, थोड़ा सा छायादार जगह होता है, जैसे नम वाली जगह होती है, वहाँ पे ये पौधे पाए जाते हैं। जैसे काई, आपने देखा होगा छाया वाली जगह होगी, पानी भी रहता है, थोड़ा थोड़ा सूखा भी रहता है, नम जगह रहती है, तो वहाँ काई आ जाती है। ठीक है, तो काई जो है ब्रायोफाइटा के अंतर्गत पाया जाने वाला प्लांट है, ये प्लांट है। ठीक है, और इसके 2 मोस्ट एग्जाम्पल हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हैं, लीवर वॉट्स और हॉर्न वॉट्स। ठीक है, एग्जाम्पल्स आपको एकदम रट जाने हैं इसके। ठीक है, तो काई एक होता है यानी मॉश, और एक होता है आपका लीवर वॉट्स और हॉर्न वॉट्स। ठीक है, अभी हम देखते हैं टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा को जो है प्लांट का रेप्टाइल बोला जाता है, सरीसृप। सरीसृप मतलब सांप देखा है ना, तो एनिमल किंगडम में सरीसृप मतलब होता है रेंगने वाले जंतु। ठीक है, तो टेरिडोफाइटा को भी हम क्या बोलते हैं, रेप्टाइल्स बोलते हैं, क्योंकि ऐसे इसमें भी जैसे लताएं जैसे नहीं होती हैं, इस टाइप से निकल जाते हैं, रेंगने टाइप के। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दे कि किस प्लांट वर्ग को जो है, किस प्लांट के क्लास को रेप्टाइल्स बोला जाता है, तो वो होता है हमारा टेरिडोफाइटा में। इसमें आपके फुल्ली डेवलप पत्ती, तना, जड़ सब होते हैं। ठीक है, पत्ती भी है, तना भी है, जड़ भी है, कन्वेक्शनल टिश्यूज भी हैं, पर सीड फ्लावर तो पाए नहीं जाते हैं इसमें। ठीक है, और ये केवल स्थल पे पाए जाते हैं। ठीक है, एक आपने इस टाइप का पौधा देखा होगा, इसे फर्न इसको बोलते हैं। ठीक है, अक्सर ऐसे मतलब लोग लगाते हैं, गमलों में भी कभी कभी लगाते हैं। ठीक है, तो इसका 2 एग्जाम्पल मेन फोकस होता है, अक्सर कई कई बार पूछा जाता है, फर्न और हॉर्स टेल। ठीक है, अगला हम देखते हैं अपना फेनेरोगैमी का, जो हमारा जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म है। तो जिम्नोस्पर्म जो होता है इसको हम बोलते हैं नग्न बीजी, क्योंकि इसका जो बीज होता है वो फल के क्या होता है, बाहर होता है,
जैसे साइकस। और यही पूछा था आपके एग्जाम्पल में कि साइकस फाइकस जो है वो किस वर्ग के अंतर्गत आते हैं, तो ये जिम्नोस्पर्म होते हैं। ठीक है, तो अभी इसमें जिम्नोस्पर्म में क्या होता है कि सीड आउटसाइड द फ्रूट, फल के बाहर होता है और इसमें फूल नहीं होते हैं। ठीक है, एक जैसे इसमें हमने क्या पढ़ा था कि जो आपका फेनोरोगैमी होता है उसमें आपके फूल भी होते हैं और उसमें आपका सीड भी होता है। बट ये हमारा जिम्नोस्पर्म, इसमें थोड़ा सा ऑब्जेक्शन होता है, कह सकते हैं अपवाद है ये, कि इसमें फ्लावर नहीं होता है। ये उस वर्ग के अंतर्गत तो आता है पर इसमें फ्लावर नहीं होता है, इसलिए इसके बारे में क्वेश्चन भी बहुत आता है कि भाई इसको रखा तो गया है फेनोरोगैमी में पर इसमें फूल नहीं होता है। ठीक, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इसके एग्जाम्पल आपके हो जाएंगे साइकस, सिकोया और चीड़। ठीक, साइकस को हम लिविंग फॉसिल्स भी कहते हैं, मतलब जीवित जीवाश्म। इसका एक्चुअली इस तरह से स्ट्रक्चर होता है कुछ, ठीक है, यहाँ पे ऐसे होता है। तो इसकी आधी बॉडी जो है सूख गई रहती है प्लांट की और आधी जिंदा रहती है, तो इसलिए बोला जाता है जीवित जीवाश्म इसको बोला जाता है। तो अगर आपसे पूछ ले कि कौन से ग्रुप में, कौन से क्लास में आपके लिविंग फॉसिल पाए जाते हैं या फिर किस पौधे को बोला जाता है, तो साइकस हो जाएगा। और वो ग्रुप कौन सा हो जाएगा या फिर क्लास कौन सा हो जाएगा, जिम्नोस्पर्म हो जाएगा। ठीक है, इससे साबुनदाना भी बनाया जाता है। ठीक, अगला हमारा है एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म वो होता है जिसमें क्या होता है, सीड जो है वो फ्रूट के अंदर पाया जाता है। जैसे पपीता हो गया आपका, पपीता है, सेब है, इन सब में, नींबू है, इसमें क्या होता है, बीज अंदर होता है। ठीक, तो इसको दोबारा से फर्दर एक बार और डिवाइड किया गया कि भाई देखो, आपने दो चीज़ें देखी होगी, जैसे चना देखा है ना, चना, इसको आप तोड़ोगे तो दो भाग में टूट जाएगा। ठीक, चना टूट जाता है, कोई दाल है वो टूट जाएगी। ठीक, अरहर की दाल है वो टूट जाएगी। ठीक, अब अगर आप किसी गेहूं को तोड़ो तो गेहूं दो भाग में नहीं टूटेगी, ना ही चावल टूटेगा। ठीक है, तो इसको जो ये बीज पत्र इसको बोला जाता है। ठीक है, ये जो कटता है यहाँ से कॉटिलीडन जो होता है ये, इसको बीज पत्र हो जाता है। और जो दो भाग में टूटेगा उसको डाइकॉटिलीडन बोलते हैं, यानी द्विबीजपत्री। और जो एक ही भाग में रहता है, मतलब टूटता नहीं है, उसको मोनोकॉटिलीडन बोलते हैं। तो एंजियोस्पर्म को दो भाग में डिवाइड किया गया, एक होता है आपका मोनोकॉटिलीडन, एक होता है डाइकॉटिलीडन। एक बीजपत्री जो होता है इसमें बीज नहीं टूटता है, जैसे गेहूं और धान। और द्विबीजपत्री जो होता है इसमें बीज जो है दो भाग में बट जाते हैं। ठीक है, जैसे दालें। कुछ और एग्जाम्पल देख लीजिए। एक बीजपत्री में आपका एक और ख़ास बात है कि इसकी जड़ें रेशेदार होती हैं, मतलब ऐसे है, ऐसे इस टाइप से। गेहूं की जड़ देखी है ना, इस तरह से होता है। पर जो द्विबीजपत्री होती है इसकी जड़ें जो है मूसला जड़, टैप रूट होती हैं। ठीक है, मतलब सीधी इस तरह से, और साइड साइड एक मोटी जड़ बीच में जाएगी और साइड साइड में इस टाइप से। बहुत डिटेल में अगर जाके एग्जाम में पूछा है तब इस टाइप के क्वेश्चन बनेंगे, अदरवाइज सिंपल क्वेश्चन। बट आपको थोड़ा सा एक स्टेप आगे ही रहना है। ठीक, तो एक बीजपत्री के एग्जाम्पल कैसे क्या क्या है देखिए, धान, बाजरा, गेहूं, जौ, आलू, गन्ना, मक्का, सुपारी, नारियल, खजूर, हल्दी, अदरक, बांस, लहसुन, प्याज, ये सब इसके एग्जाम्पल है एक बीजपत्री के। और इसके जो पत्तियाँ होती हैं ना, इस टाइप से होती हैं, एक ही इसमें बीच में ये होती है। ठीक है, एक ही रेखा होती है। इसको कुछ बॉटनी में टर्म बोला जाता है, अभी मुझे स्लिप हो रहा है दिमाग से, पर इस तरह से इसकी पत्तियाँ होती हैं। ठीक है, और इसको हाँ सिंपल इसको बोला जाता है, सिंपल लीफ। ठीक है, और इसको कॉम्प्लेक्स शायद बोला जाता है। तो इसमें क्या होता है, इस तरह से, जैसे आपने गुलाब का फूल देखा होगा, उसमें इस तरह से होता है। तो द्विबीजपत्री में इस तरह की पत्ती पाई जाती है। ये बहुत हार्डली पूछेगा आपसे, इस मतलब इतना चांस नहीं है, बट आप एग्जाम्पल इसका याद रखेंगे। जैसे द्विबीजपत्री में सारी दालें आ जाएंगी, सूरजमुखी, सरसों, मूली, ये सब आ जाएगा द्विबीज। तो जंतु कितने भांति भांति के होते हैं ये तो आपको पता ही है। कुछ जैसे तितली है, उड़ने वाली, रेंगने वाले सांप, फिर ज़मीन पे चलने वाले कुछ जंतु जैसे घोड़े, बकरी, ये सब हो गए। पानी में चलने वाले, पानी में पाए जाने वाली जैसे मछलियाँ हो गई, और भी बहुत सारे सी एनिमल हो गए। ठीक है, तो जैसे जिस तरह से हमने पौधों का वर्गीकरण पढ़ा था, उसी तरह से एनिमल का भी वर्गीकरण होता है। भिन्न भिन्न प्रकार के नेचर ने बनाई हैं चीज़ें, तो उसको देखने के लिए। ठीक, तो मॉडर्न टैक्सोनॉमी जो है, ठीक है, जंतुओं का, उसमें मतलब इतने सारे रिसर्च किए हैं कैरोलस लिनियस ने, इसलिए इनको फादर ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी कहा जाता है। एक और क्वेश्चन मैं आपको बता दूं कि अगर आप फादर ऑफ जूलॉजी आपसे कोई पूछे तो वो है कौन, अरस्तु। ठीक है, फादर ऑफ अगर आपसे कोई जूलॉजी पूछता है क्वेश्चन में अगर आ जाता है तो वो अरस्तु होंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं टोटल आपके जो हमारे जंतु हैं वो कितने भाग में डिवाइडेड है। उससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं, ये जो जंतु होते हैं उनमें क्या होता है, एक में होता है जैसे कि हमारे अंदर बॉडी में क्या है, हम मेनली किस चीज़ के लिए वो है, हमारे अंदर वर्टिब्रेट, हम वी आर वर्टिब्रेट, मतलब हमारे अंदर हड्डियाँ पाई जाती हैं।
और जो जंतु होते हैं एक तो उनके अंदर कोई हड्डी नहीं पाई जाती है, वो बिल्कुल एकदम मतलब उनके अंदर कोई हड्डी ही नहीं होती है, ये चीज़ मैं बताना चाह रही हूँ। उनको बोला जाता है नॉन कार्डेटा और हमको बोला जाता है कार्डेटा। हमारे पास एक नोटोकार्ड होता है, हमारे अंदर नोटोकार्ड होता है। हमारे अंदर क्या होता है, हमारे अंदर बोन्स पाई जाती हैं, वी हैव स्कल्स, ब्रेन, नर्वस सिस्टम। और नॉन कार्डेट्स जो होते हैं उनमें ये सारी चीज़ें नहीं पाई जाती हैं। दूसरी चीज़ एक तो ये आधार हो गया, और दूसरा ये हुआ सबसे पहले कि एक होता है सेल्स के बेसिस पे, ठीक है। एक एनिमल ऐसे होते हैं जिसमें मात्र एक ही सेल पाया जाता है। सेल जिससे हमारी पूरी बॉडी बनी है, तो उनके शरीर में केवल मात्र एक सेल पाया जाता है, तो उनको यूनिसेलुलर बोला गया है। और इन्हें छोड़ के बाकी जो जंतु पाए जाते हैं उनमें बहुत सारे सेल पाए जाते हैं। जैसे हमारी बॉडी में बहुत सारे सेल्स हैं, करोड़ों अरबों सेल, पता नहीं कितने सेल, हम काउंट भी नहीं कर सकते हैं, तो उनको क्या बोला जाता है, मल्टी सेलुलर सेल। तो सेल्स के बेसिस पे जो है ये बांटे गए हैं, ठीक। तो उसी तरह से हम देखेंगे कि ऐसे जो जंतु होते हैं जो मात्र एक ही सेल से बने होते हैं, तो उनको यूनिसेलुलर बोला जाता है। और उनको किस संघ में रखा गया है, जैसे एनिमल का जो वर्गीकरण हुआ है उसको वर्ग नहीं बोला गया है, बोला गया है फाइलम यानी संघ, ठीक। तो उनको रखा गया है यूनिसेलुलर को प्रोटोजोआ संघ में। और जितने भी बाकी अदर हैं उनको हम अदर 9 जो फाइलम, हमारे 10 में से जो 9 फाइलम बचते हैं उसमें हम उनको देखेंगे जो हमारे मल्टी सेलुलर है, ठीक है, जो कई सारे सेल्स से मिलके बने हैं, ठीक। अभी हमारा जो हम प्रोटोजोआ देखते हैं, तो प्रोटोजोआ जो होते हैं, बहुत पहले तो आप इसको नग्न आँखों से देख नहीं सकते हैं, ठीक है। इसको आपको देखने के लिए माइक्रोस्कोप लगाना होगा, अगर आपने कभी लैब वगैरह में देखा होगा इन सब चीज़ों को, ठीक है। तो ये पहली बात तो यूनिसेलुलर होते हैं। दूसरी चीज़ माइक्रोस्कोपिक होते हैं, ठीक। और इनमें कोई भी टिश्यूज़ नहीं होते हैं, क्योंकि आपको पता होगा 2 सेल्स मिलकर ही तो टिश्यू बनाते हैं। जब इसमें सेल ही एक है तो कहाँ से टिश्यू बनेगा, ठीक है। और टिश्यूज़ नहीं है, जैसे सेल्स मिल करके क्या बनाते हैं, टिश्यू बनाते हैं, और टिश्यू मिल करके क्या बनाते हैं, ऑर्गन बनाते हैं, अंग बनाते हैं। तो इसमें जब 2 ही सेल नहीं है, एक ही सेल है, तो वह कहाँ से टिश्यू बनाएगा और वो कहाँ से ऑर्गन बनाएगा। तो इसमें ना ऊतक पाए जाते हैं, मतलब टिश्यू भी नहीं होता है और ऑर्गन भी नहीं होता है, इज इट। इसमें ये सब चीज़ें नहीं होती हैं, तो इसमें मतलब रिस्पिरेशन और एक्सक्रीशन कैसे होता होगा, मतलब ये कैसे सांस लेते होंगे और कैसे वेस्ट मटेरियल को शरीर से बाहर निकालते होंगे। तो ये अपने शरीर के अपर लेयर से ही ये सारा काम कर लेते हैं, ठीक है। इनके शरीर में ही इनकी जो त्वचा होती है उसी से अपना सारा काम कर लेते हैं, ठीक है। और इसमें जो है एसेक्सुअल, सेक्सुअल और सेल फ्यूजन के द्वारा क्या होता है, रिप्रोडक्शन पाया जाता है। इसमें मेनली आपसे पूछ सकता है, बहुत हार्ड एंड फास्ट अगर पूछेगा तो कैसे कैसे इसमें रिप्रोडक्शन होते हैं प्रोटोजोअन्स में, तब आपको ये याद रखना होगा, ठीक है। इसके एग्जाम्पल्स देख लीजिए, अमीबा जो कुछ ऐसे ऐसे होता है, ठीक है। पैरामीशियम जो चप्पल के आकार का होता है, अभी हम नीचे देखेंगे इमेज में, ठीक है। यूग्लिना जो होता है इसको ग्रीन प्रोटोजोआ बोला जाता है, क्योंकि क्या होता है, ये देखने में ग्रीन कलर का होता है। और ट्रिपैनोसोम गैबियंस होता है, जिससे हम ह्यूमंस में स्लीपिंग सिकनेस, सोने की बीमारी हो जाती है, ठीक है। और इसमें जो कैरियर होती है वो सीसी फ्लाई होती है। कहते हैं ना कि सीसी मक्खी के काटने से सोने की बीमारी हो जाती है। तो क्यों हो जाती है, क्योंकि सीसी मक्खी जो है उसके अंदर ट्रिपैनोसोम गैबियंस होता है, और ये सीसी मक्खी तो बस उसको पहुंचाने का काम करती है ह्यूमन के बॉडी में, और ये जब पहुंच जाते हैं वहाँ से तो हमको क्या बीमारी हो जाती है, स्लीपिंग सिकनेस की, ठीक है। फिर एसिटेबुलेरिया और वालवाक्स, डिडेनियम, ये सारी चीज़ें, ठीक है। और एस्टेबुलेरिया जो है सबसे बड़ा एक कोशिकीय आपका जो है जंतु है, यूनिसेलुलर, लार्जेस्ट यूनिसेलुलर है एस्टेबुलेरिया। और सीडोपोडिया एक होता है, जैसे कि अमीबा के अंदर जो है सीडोपोडिया पाया जाता है, जिससे ये गति करता है। इसमें पैर वैर तो होता नहीं है, तो ये अपने बॉडी को ही मतलब आगे की तरफ मूव कराता जाता है, और जो इस तरह से ये स्ट्रक्चर बन जाता है इसको सीडोपोडिया कहा जाता है, ठीक है। तो एक बार हम इसको देख लेते हैं इमेज में, देखिए ये आपका अमीबा हो गया, ठीक है। और ये देखिए ट्रिपैनोसोमा हो गया, जिसको मैं बता रही थी सीसी मक्खी वाला, ठीक है। फिर ये देखिए कि ये प्लाज्मोडियम हो गया, ठीक। तो ये सारे के सारे जो हमारे क्या हैं, प्रोटोजोअन्स है। यहाँ पे पैरामीशियम देखिए चप्पल की तरह है बिल्कुल, ये हमारा स्लेंटर हो गया, डिफ्लिगिया हो गया, ठीक है, अमीबा हो गया, यूग्लिना हो गया। तो ये सारे के सारे प्रोटोजोअन्स हैं, ठीक। अब हम अगला देखते हैं संघ। तो ये हमारा पहला संघ हो गया जो कि हमने प्रोटोजोआ पढ़ा, ठीक है। अब हम देखते हैं पॉरीफेरा, सेकेंड संघ। अब यहाँ से हमारा जो है मल्टी सेलुलर स्टार्ट हो जाता है, ऐसे जंतु जिनकी बॉडी में क्या है, बहुत सारे सेल्स हैं, ठीक है, बहुत सारे सेल्स से मिलके बने हैं। तो ये भाई जो पॉरीफेरा होता है ये सॉल्टी वाटर में रहता है, खारे पानी में रहता है, और इसमें इसकी बॉडी जो है पोरस होती है, मतलब छिद्र पाए जाते हैं, ठीक है। तो इसी छिद्र से ये क्या करता है, अपने शरीर में
पानी और ऑक्सीजन, भोजन सब इसी छिद्र से पहुंचाता है। ठीक है, तो इसकी खासियत क्या है भाई कि इसमें क्या होता है, इसमें पोर्स पाए जाते हैं, इसमें ये पोरस बॉडी होती है इसकी। इसका एक एग्जाम्पल है ऑस्ट्रिया, जिसमें छिद्र पाए जाते हैं। ठीक, अभी हम इसकी भी इमेज देखते हैं, चलिए थोड़ा सा। और ये जो पॉरीफेरा होते हैं, ये जो इसके जंतु हैं जो एक स्थान से दूसरे स्थान पे नहीं जा सकते, ये इसकी खासियत, ये ध्यान रखेंगे। ये गति नहीं करते हैं, ये एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं जा सकते हैं। इनकी बॉडी एकदम इरेगुलर स्ट्रक्चर, कुछ भी ऐसे इस तरह से कुछ भी हो सकती है, अनियमित होती है। और इनको हम स्पंज भी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपका स्पॉन्जिला, ठीक है, इसमें बड़े बड़े आपको क्या मिल जाएंगे, इस तरह से पोर्स मिल जाएंगे। ठीक है, फिर यूप्लेक्टेला, यूस्पॉन्जिया, जिसको बॉथ स्पंज बोला जाता है, साइकॉन। आपके पेपर में यही पूछा था कि साइकॉन किस फैमिली से बिलोंग करता है, सॉरी किस फाइलम से बिलोंग करता है, तो पॉरीफेरा हो जाएगा। ठीक है, इसकी इमेज देख लेते हैं एक बार। ये देखिए, ये साइकॉन है आपका। देखिए इनकी बॉडी में पूरे पोर्स लगे हैं, इस तरह से पूरे छेद हैं इसकी बॉडी में, जिससे ये अपना खाने पीने का मटेरियल लेता आता है। और ये देखिए हाइलेनोमा, ये भी इसी का एग्जाम्पल है। ठीक है, पॉरीफेरा का। और ये हमारा यूस्पॉन्जिया है। ठीक है, इसकी बॉडी देखिए पोर से पूरी। ठीक, अच्छा नहीं, ये तो दूसरी चीज़ है। ठीक, तो हमने दो यहाँ पे देख लिया। अब हम तीसरा देखते हैं। तीसरा हमारा फाइलम है सिलेंट्रेटा, जिसको नाइडेरिया भी बोलते हैं। ठीक है, तो जो सिलेंट्रेटा है, इसके बारे में एक खास बात है, इसी को हम प्रवाल भी बोलते हैं। आपने प्रवाल, अगर आपने ज्योग्राफी थोड़ी सी भी पढ़ी होगी तो आपको आइडिया होगा। कोरल रीफ, मूंगा चट्टान। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया का जो ग्रेट बैरियर रीफ है, वहाँ पे सबसे बड़े मूंगा चट्टान होते हैं। जैसे समुद्र के अंदर अपने कभी अगर डिस्कवरी टीवी वगैरह देखी होगी तो आपको पता होगा कि जो समुद्र के अंदर इस तरह से बहुत सुंदर सुंदर से, बहुत कलरफुल आपको कोरल्स मिल जाएंगे। हमको ऐसा लगता है ये क्या चीज़ है, तो वो कोरल्स ही होते हैं। ठीक है, वो आपके प्रवाल होते हैं, प्रवाल जंतु होते हैं, जिनकी बॉडी में कैल्शियम कार्बोनेट पाया जाता है। और जब वो मर जाते हैं तो वो, उनकी जो बॉडी का जो कैल्केरियस लेयर होता है ना, वो रह जाता है। और एक टाइम आता है जो करोड़ों, मतलब इस तरह से एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक लेयर बनती जाती है, और वो एक चट्टान का रूप ले लेता है। जैसे हमारा लक्षद्वीप क्या है, एक कोरल चट्टान है। सोचिए, वो इन्हीं प्रवाल जंतुओं से बनाया गया चट्टान है जो हमारा आइलैंड है। ठीक है, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट जीव है। ठीक, तो सिलेंट्रेटा के अंतर्गत कोरल रीफ भी हमारा आता है। ठीक है, ये मेनली सी वाटर में पाए जाते हैं। और इसमें कुछ ऐसे जंतु होते हैं जो कि जिनकी बॉडी तो एकदम धागे की तरह होती है। ठीक है, इस टाइप से कुछ। ठीक है, इनमें ब्लड नहीं होता है, फिर भी इनमें रिस्पिरेशन होता है, मतलब श्वसन की क्रिया होती है। और इसमें कोई बाकायदा सिस्टम नहीं है, जैसे हमारे पास हार्ट है, किडनी है, बहुत सारे सिस्टम के लिए, ब्लड रेगुलेशन के लिए आर्टरियाज, वेनस, ये सब कुछ है हमारे पास है, हमारी बॉडी में है। पर इनके पास ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, सब ये कुछ अपने केवल अपनी त्वचा से, स्किन से ही कर लेते हैं सारी चीज़ें। ठीक, इसके एग्जांपल जैसे देख लीजिए, हाइड्रा, जिसको ल्यूवेन हॉक ने डिस्कवर किया था, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, पूछता है। कोरल मैंने अभी बताया, जो कि क्या बनाता है, मूंगा चट्टान बनाता है। ठीक है, और एलिया, जिसको हम जेली फिश बोलते हैं। इसके एग्जाम्पल एक बार देख लेते हैं हम, इमेज देख लेंगे तो याद रहेगा। देखिए, जैसे मून जेली हो गया, पर्पल जेली हो गया, देख रहे हैं ये कोरल कितना खूबसूरत है। आपने देखा होगा समुद्र में इस तरह से गोताखोर जाते हैं तो कभी कभी हमने टीवी में देखा होगा, ये सारी चीज़ें सुंदर सुंदर से दिखते हैं, यही होते हैं ये कोरल, जो कि बाद में चट्टान बनाते हैं। ठीक है, एक टर्म करंट अफेयर में आता है कोरल ब्लीचिंग। बहुत ज़्यादा जब सन का टेम्परेचर पड़ता है तो इनका कलर उड़ने लगता है, उसी को कोरल ब्लीचिंग बोला जाता है। ठीक है, फिर ये सी एनीमोन हो गया, हाइड्रा हो गया, ये धागे नुआ है देखिए। ठीक है, और प्रोटोगूज, मैन ऑफ वॉर इसको बोला जाता है। तो ये सारे के सारे हमारे सिलेंट्रेटा या फिर कह सकते हैं नाइडेरिया फाइलम के जीव जंतु हैं। ठीक, हमने 3 फाइलम देख लिया, हम चौथा फाइलम देखते हैं। थोड़ा वीडियो लंबा बन सकता है, थोड़ा मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ ताकि आपको चीज़ें थोड़ी बहुत याद रहें। 1-2 बार देखेंगे, नोट्स पढ़ेंगे, मैं ये प्रोवाइड कर दूँगी टेलीग्राम में, आपको आराम से याद हो जाएगा। चौथा वर्ग है आपका प्लेटी हेलमिन्थीज, जिनको हम फ्लैट वॉर्म बोलते हैं, यानी चपटे कृमि। ये पेट में भी पाए जाते हैं। जो केंचुआ पढ़ा होगा आपने कभी कि पेट के केंचुए इस टाइप से होता है ना, बच्चों में हो जाता है। तो प्लेटी हेलमिन्थीज जो होता है, ये भले पेट के अंदर चला जाता है, पर इसके पास खुद का पेट नहीं होता है। ठीक है, तभी तो ये पेट में जाता है। इसके पास अपनी एलिमेंट्री कैनाल नहीं पाई जाती है। ठीक है, और ये क्या है, एक पैरासाइट है। ठीक, जो मनुष्य के ऊपर या फिर किसी पालतू पशु के ऊपर आश्रित रहता है। ठीक है, और इनमें से कुछ ह्यूमन की खुद इंटेस्टाइन में पाए जाते हैं, जैसे हमारे पेट में भी कुछ पहुंच जाते हैं। जैसे टीनिया सोलियम, वेरी फेमस एग्जांपल ऑफ दिस प्लेटी हेलमिन्थीज फाइलम, की टीनिया सोलियम हमारे खुद के बॉडी के अंदर पाया जाता है, हमारे आंत में पाया जाता है। ठीक है, टीनिया सोलियम। ठीक, और फैसियोला हो गया, प्लेनेरिया हो गया, तो ये सब इसके एग्जाम्पल हैं। एग्जाम्पल से याद रखिएगा, पेपर में मैक्सिमम आपके एग्जाम्पल से ही पूछता है कि ये किस वर्ग का एग्जाम्पल है, किस फाइलम का।
ये देखिए, ये तो वही उसी का है। 1 मिनट, कहाँ गया? हाँ, ये रहा। तो ये हमारे प्लेटी हेलमिंथीज के हैं। ये देखिए, ये टीनिया सोलियम है, टैपवॉर्म भी इसको बोलते हैं। चपटा होता है इस तरह से, ठीक है। ये टीनिया सोलियम, ये हमारी खुद की इंटेस्टाइन में पाया जाता है। फिर इसमें देखिए लीवर फ्लूक, ये भी हमारे लीवर में पाया जाता है, ठीक है। ये प्लेनेरिया है। तो ये इसके कुछ एग्जाम्पल हैं जो आप याद रखेंगे, ठीक है। अगला वर्ग है हमारा एसके हेलमिंथीज होगा। कहाँ गया? अब हम देखते हैं एसके हेलमिंथीज। तो ये तो भाई था, ये फ्लैट वार्म था, ये चपटा हुआ कृमि था। और अगला जो हम देखेंगे वो राउंड वार्म होता है, यानी कि गोल कृमि। इसमें वो जो फ्लैट वार्म हमने पढ़ा था वो सारे के सारे कैसे थे? सब पैरासाइट थे, सब के सब परजीवी थे। पर इसमें कुछ स्वजीवी भी होते हैं, ठीक है। खुद पे रहते हैं, खुद का खुद भोजन बनाते हैं, कुछ ऐसे होते हैं। और कुछ पैरासाइट भी होते हैं। जैसे इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है एस्केरिस थ्रेडवॉर्म, ठीक है। एस्केरिस थ्रेडवॉर्म इसके एग्जाम्पल हैं। एक बार देख लेते हैं एसके हेलमिंथीज के भी। ये रहा, देखिए एस्केरिस, ठीक है। लोआ लोआ, ये सब इसके एग्जाम्पल है, ठीक है, एसके हेलमिंथीज के। इंट्रोबियम, रेबिडिटस, फिर ड्रैकुलस, ये सारे इसके एग्जाम्पल है। कुल मिला के धागेनुमा इनकी स्ट्रक्चर होती है इस तरह से, ठीक है। इनकी बॉडी सिलिंड्रिकल होती है ना, वही बोल रहा है गोल कृमि। ऐसे मतलब गोल में बेलन की तरह इनका स्ट्रक्चर होता है, इसीलिए इनको गोल कृमि बोला जाता है। तो हमारा एसके हेलमिंथीज कंप्लीट हो गया। अब हम अगला वर्ग देखेंगे हमारा एनिलिडा। एनिलिडा का सबसे वर्सटाइल एग्जाम्पल है आपका जोंक, केंचुआ। ये इनकी बॉडी खंडित होती है। जैसे देखा होगा केंचुए को ध्यान से ऐसे 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 इसमें इस तरह से बने होते हैं लाइनिंग। उनकी बॉडी क्या होती है? ऐसे खंडित होती है, ठीक है। और ये जली भी हो सकते हैं, असली भी। देखा होगा केंचुआ पानी में भी रह सकता है, ज़मीन पे भी रह सकता है, गीली मिट्टी में भी रह सकता है। और ये परजीवी भी हो सकते हैं, पेट का केंचुआ देखा होगा। और स्वजीवी भी हो सकते हैं, ठीक है। और देखते हैं जो हमारी बॉडी के अंदर चला जाता है, ठीक है। जो लोग धान वान की रुपाई करते हैं तो उसमें क्या होता है? जोक उनकी शरीर पे चला जाता है, तो ये होता है। और केंचुआ जो होता है, इसमें एक खास बात है कि इसको किसान का मित्र कहा जाता है, ये तो सब जानते हैं। बाकी जो इसके शरीर का कलर जो होता है ब्राउन कलर होता है, उसमें पोरफायरिन पिगमेंट होता है, ठीक है। जैसे हर चीज़ में, जैसे क्लोरोफिल की वजह से पत्ती का कलर कैसा होता है? ग्रीन होता है, उसी तरह से इसमें पोरफायरिन की वजह से इसका शरीर भूरे कलर का होता है, ठीक है। केंचुआ तो देखा ही होगा, एक बार फिर भी देख लेते हैं। ये रहा, ये आपका एनिलिडा संघ के देखिए अर्थवर्म केंचुआ है हमारा। और इसी में कुछ अलग तरीके का ये होता है, जिसको गांव में लोग गोजर बोलते हैं इस टाइप से, वो होता है। यहाँ पे देखिए ये जोंक है, ठीक। तो ये इस फाइलम के कुछ जंतु हैं, इनका नाम याद रखेंगे तो ज़्यादा बेटर है। अगला हम फाइलम देखते हैं आर्थ्रोपोडा, द लार्जेस्ट फाइलम। मतलब पूरे वर्ल्ड में, पूरी धरती पे बोल सकते हैं, पूरे अर्थ का 2/3 जो जीव जंतु पाए जाते हैं वो आर्थ्रोपोडा वर्ग के ही हैं। आपने कभी मच्छरों को गिना है? कितने मच्छर होते होंगे? तो जितने भी उड़ने वाले इसमें जंतु हैं, मतलब ये स्थल पे, जल पे, वायु में जितने भी ये सब पाए जाते हैं वो सब आर्थ्रोपोडा में अंतर आते हैं, ठीक है। और इसमें इंसेक्टा भी आता है। मतलब आप कभी देखा होगा बारिश में, बारिश के टाइम में घर में कितने सारे प्रकार के नए नए कीड़े आ जाते हैं जो कभी देखा नहीं होगा, उड़ने वाले, वो सब आर्थ्रोपोडा के अंतर्गत आते हैं। सोचिए कितने करोड़ों अरबों टाइप के इसमें जो है कीट पतंगे आते होंगे। तो सारे कीट पतंगे जितने भी होते हैं, उड़ने वाले, चलने वाले, ये सब के सब किस में आते हैं? आर्थ्रोपोडा में आते हैं, ठीक है। इनकी पहचान क्या है कि इनकी बॉडी जो है वो सिर में, वक्ष में और उदर में क्या होती है? बटी होती है, ठीक है। और इनके पास इस तरह से एक टेंटिकल होता है, ठीक। और इंसेक्टा भी इसके अंतर्गत आता है। इंसेक्टा वर्ग जो है, जो कीट वर्ग है, वो भी आर्थ्रोपोडा के अंतर्गत ही आता है, इसीलिए सबसे लार्जेस्ट फाइलम बन जाता है, ठीक है। और इसका एग्जाम्पल जैसे देखेंगे, तितली है, केकड़ा है, मधुमक्खी है, बिच्छू है, काकरोच है, और भी बहुत सारे, ठीक। और एक खास बात क्या है कि जो इंसेक्ट होते हैं उनमें आपने देखा होगा 3 पेयर टांगे होती हैं इनकी, मतलब 6 टांगे टोटल होती हैं इस तरह से, 3, 1, 2, 3, इस तरह से 6 टांगे टोटल होती हैं। पर जो हमारी मकड़ियाँ होती हैं ना, उनमें 4 पेयर की टांगे होती हैं, ठीक है। इसीलिए इनको इंसेक्टा से अलग रखा गया है। और ये कीट वर्ग के अंतर्गत नहीं आते हैं, तो आर्थ्रोपोडा के अंतर्गत भी ये नहीं आते हैं, ठीक है, मकड़ी, ओके। इसको एक बार इमेज भी देख लेते हैं हम, थोड़ा सा इसको और क्लियर हो जाएगा। देखा तो होगा ही आपने बहुत सारे। ये रहा आर्थ्रोपोडा वर्ग। ये देखिए कितने सारे, जितने भी उड़ने वाले जीव हैं सब देखिए। ये कई बार बारिश में देखा होगा आपने, ये भी देखा होगा, ये बटरफ्लाई, ये सब के सब, मस्कीटो, ये सारे आर्थ्रोपोडा वर्ग के आपके जंतु हैं, ठीक है। अगला वर्ग हम देखते हैं
अगला क्या है? अगला हमारा है इकाइनोडर्मिटा। ठीक है, इकाइनोडर्मिटा जो है, जो आपने कभी स्टार फिश देखा होगा इस तरह से, इसकी बॉडी बहुत चमकती रहती है ऐसे। ठीक है, स्टार फिश इसी के अंतर्गत आती है। ये ऐसे जंतु होते हैं जो समुद्र में पाए जाते हैं और इनकी त्वचा के नीचे जो है कैल्केरियस प्लेट लगी रहती है, मतलब चूनेदार परत लगी रहती है। ये जब मरते हैं तो वो चूने का प्लेट रह जाता है। ठीक है, और इनकी त्वचा के ऊपर कभी कभी कुछ जंतु इसके अंतर्गत जो पाए जाते हैं उसमें कांटे भी पाए जाते हैं। ठीक है, और इनमें सर होता है पर इसमें ब्रेन नहीं होता है। ठीक है, सर है खोपड़ी में, दिमाग नहीं है। ठीक है इनके पास। ठीक है, जैसे इसके एग्जाम्पल में आपको स्टार फिश है, ब्रिटल स्टार है, सी अर्चिन है, सी कुकुम्बर है। इसको याद रखिएगा, ये एकदम सीधा पूछता है सी अर्चिन किस फाइलम का है। ठीक है, तो इस तरह से हमको एकदम एग्जाम्पल, कुछ नहीं तो एग्जाम्पल तो बिल्कुल रट जाना है कि इसमें ये पाया जा रहा है, इसमें ये पाया जा रहा है। ओके, एक बार इसको देख लेते हैं। हाँ, ये रहा, खूब कलरफुल सा है, देखिए कितना सुंदर लग रहा है। इकाइनोडर्मिटा में देखिए ये स्टार फिश है, ये ब्रिटल स्टार है, सी अर्चिन है। ठीक है, ये देखिए कांटे नुमा इसकी बॉडी की सारा है, कोई टच करेगा तो पूरा हाथ ही खराब हो जाएगा। सैंड डॉलर, सी कुकुम्बर, ये बिल्कुल खीरे की तरह है, देखिए इसलिए इसको सी कुकुम्बर कहा जाता है। क्रीनॉइड, फिर ये आपका, हाँ ये भी आपका ओफिहूरा, फिर ये सी लिली भी इसी के अंतर्गत आती है। तो ये हमारा इकाइनोडर्मिटा के एग्जाम्पल है। अब हम अगला फाइलम देखते हैं। इकाइनोडर्मिटा हमारा हो गया, अगला फाइलम हम देखेंगे कॉर्डेटा, आई थिंक मोलस्का। वो देखा है घोंघा, जो पानी में पाया जाता है, पानी में भी, और कोई कोई बारिश होती है तो खेतों में भी दिखते हैं इस तरह से। पाइला, इसको घोंघा बोला जाता है। इनकी प्लेटें इतनी मजबूत होती हैं कि खुलती ही नहीं है। ये सीपी जो होता है ना, इसी वर्ग के अंतर्गत आता है, मोलस्का के अंतर्गत। ठीक है, इनकी जो अंदर की बॉडी, ऊपर का तो लेयर बड़ा हार्ड रहता है, खोलने में मेहनत होती है, पर अंदर की बॉडी बहुत सॉफ्ट होती है और इनके सॉफ्ट के कारण ही इनको मोलस्का नाम दिया गया है। ठीक है, और ये श्वसन कैसे करते हैं? तो गिल्स के द्वारा श्वसन करते हैं। एक बात मैं बता दूं ना, आप अगर ये सारी चीज़ें नहीं भी याद रख पा रहे हैं, पर बट एग्जाम्पल याद रख लेंगे, वो भी मोर देन इनफ होगा। ठीक है, तो एग्जाम्पल किसी भी तरह से रट जाना है आपको। ठीक है, ये ज़्यादातर समुद्र में पाए जाते हैं, कभी कभी ज़मीन पे भी आपने देखा होगा, रेतीली जगह जो होती है, पानी के किनारे वाला जो बीच वाला जगह होता है, वहाँ आपको दिख जाएंगे ये शंख के टाइप के, फिर वो ये सब इस तरह से स्ट्रक्चर भी होता है इनका, ये घोंघे वगैरह ये सब दिख जाएंगे, साफ पानी में भी देखने मिलते हैं। ठीक है, इसका एग्जाम्पल है पाइला, घोंघा, यूनियो जिसको सीपी बोलते हैं, इस टाइप से होता है पूरा, खोलना पड़ता है इसको बहुत मुश्किल से। हम लोग जब लैब में रहते थे तो खोलने में बहुत मेहनत होती। कटल फिश, सीपिया इसको बोला जाता है। ठीक है, काफ़ी जगहों पे इसके ज्वेलरी वगैरह बनाए जाते हैं। फिर हेलियोटिस, ऑक्टोपस इज द लार्जेस्ट एग्जाम्पल, इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल, इसको डेविल फिश बोला जाता है। अगर आपसे पूछ ले एग्जाम्पल में कभी कभी क्वेश्चन में कि ऑक्टोपस इज अ फिश, ठीक है, इज अ डेविल फिश, पर डेविल फिश कहने के लिए डेविल फिश है। ठीक है, ये रियल में फिश नहीं है। ठीक, हाँ ये भी बात है। इसको हम एक बार देख लेते हैं मोलस्का को। ये देखिए, ये सारे के सारे मोलस्क हैं। ये रहा आपका ऑक्टोपस 8 पैरों वाला, ये काम है। ठीक है, न्यूडीब्रैंक, कटल फिश, ये सारे के सारे आपके क्या मोलस्क हैं। चिटॉन, फिर ये नोटेलियस, ये खुलता नहीं है, ये बहुत मुश्किल होता है, फॉग लगाना पड़ता है। ये सारे के सारे हमारे किसके एग्जाम्पल हैं? मोलस्का के एग्जाम्पल हैं। इनकी अपर बॉडी तो बहुत हार्ड होती है, पर अंदर की बॉडी बहुत सॉफ्ट होती है। ठीक है, तो ये हमारे एग्जाम्पल आप याद कर लेंगे, बिल्कुल अच्छे से रख लेना एग्जाम्पल यहाँ के। ठीक है, अब हम देखते हैं सबसे बड़ा फाइलम, बड़ा फाइलम नहीं मतलब इसमें बहुत सारी विभिन्नताएं हैं इसमें। कॉर्डेटा एक ऐसा फाइलम है जिसमें हम भी आते हैं इसी फाइलम में। ठीक है, इसमें नोटोकार्ड, ऐसे एनिमल जिनके अंदर नोटोकार्ड एक कार्ड होता है, ये एक बॉडी में पाया जाने वाला स्ट्रक्चर, जो हमारा एम्ब्रियो जब बनता है, जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है, तो उसकी बॉडी में एम्ब्रियो के बनने के टाइम में ही इसकी बॉडी में नोटोकार्ड बन जाता है। और यही नोटोकार्ड जो है कार्डेटा का एक क्या होता है, लक्षण होता है। ठीक है, फिर इसमें सेंट्रल नर्वस सिस्टम पाए जाते हैं इनके अंतर्गत पाए जाने वाले जंतुओं में, जैसे हमारे अंदर भी क्या है, नर्वस सिस्टम पाया जाता है जो कि हमारे दिमाग को कंट्रोल करता है। फिर फेरेंगियल स्लिट्स पाई जाती है, मतलब गिल वाली परत पाई जाती है, गिल की प्लेट्स पाई जाती हैं। ठीक है, पोस्टेनल टेल पाई जाती है, जो टेल होती है पोस्टेनल टेल, जो कि पहले के जंतुओं में पूंछ होती थी, जो कि अब विलुप्त हो चुकी है मनुष्यों में, वही चीज़ उसी को बोला जा रहा है। ठीक है, तो ये सब कॉर्डेटा के लक्षण हैं। बाकी हमारे अंदर पूरी अच्छी खासी डेवलप्ड डाइजेस्टिव सिस्टम पाई जाती है। और इसकी सबसे खासियत बाइलेटरल सिमेट्रिकल, मतलब आप एक मनुष्य को ऐसे खड़ा कर दो और उसके शरीर को यहाँ से बिल्कुल आधा काटो,
तो क्या मतलब काटो नहीं, इमेजिन करो। तो ये बिल्कुल हाफ और ये बिल्कुल हाफ, एकदम इक्वल सिमेट्री में कटेंगे दोनों। इसी स्ट्रक्चर को बोला जाता है बायोलिट्रिकल सिमेट्रिकल। अभी आप देख रहे थे कुछ भी जंतु ऐसे थे तो कुछ ऐसे, तो उनको आप यहाँ से काटोगे तो इनका इधर का स्ट्रक्चर कुछ और, इधर का कुछ और, तो मतलब उसमें सिमेट्री नहीं थी। पर कार्डेटा के अंदर जो पाए जाने वाले जंतु होते हैं उनमें बायोलेटरल सिमेट्री स्ट्रक्चर पाया जाता है, ये इनका लक्षण है। और इसमें मनुष्य भी आता है, पक्षी, बकरी, सांप, उड़ने वाले, चलने वाले, ये सब, जिसमें कि आपके नोटोकार्ड, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, फेरेंजियल स्लिट्स वगैरह पाए जाते हैं, ये सब इसमें आते हैं। इनको फर्दर और विभागों में डिवाइड किया गया है, जैसे कि रेप्टाइल्स। रेप्टाइल्स ऐसे जानवर जो कि रेंगते हैं, जैसे हमारा सांप, कछुआ, छिपकली, मगरमच्छ, ड्रैको इज अ छिपकली जो कि उड़ती है, ठीक है। एलिगेटर, जितने भी रेंगने वाले होते हैं ना, वो सब सरीसृप के अंतर्गत आते हैं। इनकी एक खास बात होती है कोल्ड ब्लडेड, ठीक है, मतलब इनके ऊपर जो है बदलते मौसम का बहुत ज़्यादा असर होता है, ठीक, इसीलिए इनको कोल्ड ब्लडेड बोलते हैं, ठीक। दूसरे हमारे एम्फीबियन जो कि जल में भी रहते हैं, थल में भी रहते हैं, मतलब पानी और लैंड दोनों पे रहते हैं, जैसे हमारा मेढक, हाइला, टोड। कभी कभी देखा होगा बारिश में एकदम हरे कलर के मेढक दिखते हैं, एकदम अजीब से, बड़े बड़े से, तो वो सब अलग से निकल के आते हैं, वो पानी में रहते हैं पर उस टाइम में वो बाहर निकल के आते हैं, तो इनको हम एम्फीबियंस बोलते हैं। और इनके अंदर का खास बात ये रहती है कि इनकी त्वचा चिकनी होती है और उसी से ये सांस लेते हैं, पानी में भी और बाहर भी, उसके मतलब लैंड पे भी, ठीक है। अगला हमारा वर्ग है एप्स। एप्स यानी पक्षी। जो उड़ने वाले जंतु होते हैं वो हमारे एप्स के अंतर्गत आते हैं, और इनकी जो बॉडी होती है वो सिर, ठीक है, गर्दन और क्या होती है, सिर, गर्दन और धड़ में बटी होती है, ठीक है। ये इनकी बॉडी होती है एप्स की, ठीक है। और ये वार्म ब्लडेड होते हैं, ठीक है, मतलब इनके ऊपर टेम्परेचर के बदलने का उतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। जैसे तोता, कबूतर, मोर, मतलब जितने भी प्रकार के आपने पक्षी देखे होंगे वो सब के सब एप्स में आते हैं, ठीक है। अगला है पिसीज यानी कि मछली। तो जल में रहने वाली जो मछली सबसे ईजी है, तो मछली के लिए अलग से ही ग्रुप बन गया है, मतलब फाइलम ही अलग से बन गया, अलग से वर्ग बन गया। फाइलम नहीं, कॉर्डेटा फाइलम के अंतर्गत, पिसीज वर्ग के अंतर्गत हमारी मछलियाँ आती हैं। इसमें खास बात क्या होती है कि सांसें कैसे लेती हैं, गिल्स के माध्यम से, ठीक है। और इसमें कुछ खास प्रकार की मछली हम देख लेते हैं एग्जाम्पल में। मछली तो बाकी सारे इसी में आएंगे। एक गैम्बूजिया मछली होती है जिसके बारे में सुना होगा आपने कि ये मच्छर के लार्वा को खा जाती है, ठीक है। हिप्पोकैम्पस एक मछली होती है जिसको हम समुद्री घोड़ा कहते हैं, ठीक है। बाकी ये मछली है पर इसको समुद्री घोड़ा दे दिया बिकॉज इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है ऐसे, ठीक। जो शार्क होती है, लार्जेस्ट फिश, मतलब नहीं लार्जेस्ट नहीं, ब्लू व्हेल से ज़्यादा लार्जेस्ट नहीं है, मतलब शार्क होती है ऐसे, इस टाइप से कुछ स्ट्रक्चर होता है इसका, जिसको डॉग फिश बोलते हैं। और इसकी खास बात, इसमें एक भी हड्डियाँ नहीं पाई जाती हैं, शार्क में एक भी हड्डी नहीं पाई जाती है। स्टोन फिश जो होती है ये जहरीली मछली होती है, इसके अंदर जहर भरा मतलब जहर पाया जाता है, तो इसलिए फेमस है। तो ये कुछ डिफरेंट टाइप की मछलियाँ हमने यहाँ पे देखी है। बाकी अदर भी जितनी भी मछलियाँ हैं वो सब भी इसी के अंतर्गत आएंगी, ठीक है। ये हमने देख लिया ये सारा। ये थोड़ा सा आप देख लीजिए कार्डेटा में, जैसे कि ये हमारा एम्फीबियंस है, ठीक है, और ये हमारा मैमल्स है। मैमल्स अभी हम नीचे देखेंगे। और फिर ये हमारा ये क्या है, ये जितने भी 1 मिनट, ये आपके रेप्टाइल्स हैं रेंगने वाले, ठीक है। ये पीसीज हो गई, मछलियाँ हो गई, ठीक। और ये हमारे एप्स हो गए हैं, ठीक, शुतुरमुर्ग वगैरह। और ये सब भी आपके क्या हो गए, जितने भी पीसीज वर्ग के हो गए, यानी कि आपके मछली, ठीक है। अब हमारा लास्ट है मैमल्स। मैमल्स जिसमें स्तन पाए जाते हैं, स्तनधारी जिनको बोला जाता है। ये सबसे फुल्ली डेवलप्ड कह सकते हैं पृथ्वी पर पाए जाने वाले प्राणी होते हैं, जिसमें हम भी आते हैं। ह्यूमन इज फुल्ली डेवलप्ड जंतु जिसके पास ब्रेन भी है। भगवान ने उसको सबसे ज़्यादा यही चीज़ दे दी कि ब्रेन दे दिया, ठीक है। तो इस मैमल को भी 3 पार्ट में फर्दर डिवाइड किया गया। वो कैसे, एक होते हैं प्रोटोथीरिया, ठीक है। प्रोटोथीरिया ऐसे मैमल्स होते हैं जो कि अंडे देते हैं, मतलब मैमल्स होते हुए भी ये अंडे देते हैं, जैसे एकिडना, ठीक है। और मेटाथीरिया जो होते हैं ये ना अंडे देते हैं ना बच्चे देते हैं, ठीक है। इनके जो अंडे और बच्चे कुछ भी नहीं देंगे, पर ये जिसको चीज़ को जन्म देते हैं, जो बच्चे को जन्म देते हैं, वो लेस डेवलप होता है, वो पूरी तरह से डेवलप नहीं होता है, ठीक है। जैसे मेटाथीरिया में हमारा कंगारू आता है, ठीक है, इसीलिए उसके पास एक लेयर होती है जिसमें वो अपने बच्चे को रख के क्या करता है, पालता है, ठीक है, आफ्टर देयर बर्थ, ठीक। और यूथीरिया जो होता है इसमें हम आते हैं
और ये जो है एक बच्चे को जन्म देते हैं जो कि फुल्ली डेवलप्ड होता है, ठीक है, जिसमें हमारा मनुष्य भी आते हैं, हम मनुष्य खुद आते हैं इसमें, चमगादड़, बंदर, समुद्री गाय, फिर डॉल्फिन, ब्लू व्हेल, भारतीय हाथी, भारतीय क्या मतलब हाथी इसमें आता है, चूहा, श्रीव, श्रीव एक छोटा चूहा होता है, बहुत छोटा चूहा होता है, ठीक है, फिर समुद्री लायन मतलब शेर, ठीक है। ये सारे आपके क्या होते हैं, मैमल्स होते हैं। एक खास बात चमगादड़ के बारे में कि ये पराश्रव्य जो ध्वनियाँ होती हैं ना उनको भी ये सुन सकते हैं, अल्ट्रासोनिक वेव को ये सुन पाते हैं चमगादड़, ये इनकी खास बात होती है। तो यहाँ पे हमने पूरा एनिमल क्लासिफिकेशन जो है कंप्लीट कर लिया।